हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएसी सब्जेक्ट की, जो बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब्जेक्ट जो है वो डीयू और सोल यानी रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। इसमें आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। तो बात करेंगे हम सेकंड यूनिट की, ठीक है ना। लेसन फर्स्ट है ये हमारा सेकंड यूनिट का, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जानते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं इसको, ये हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना। इसे बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जितना भी कंट्रोल्स और मॉनिटर का काम होता है फाइनेंसिंग सिस्टम का, वो सारा जो होता है वो इंडिया में आरबीआई ही करता है। जो भी हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है ना, या जो भी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह संबंधित जो भी चीजें होती हैं, उन सब पे कंट्रोल जो होता है वो हमारा आरबीआई का होता है और वही इन सबको मॉनिटर करता है। साथ ही आरबीआई जो भी हमारे कस्टमर केयर से रिलेटेड समस्याएं होती हैं बैंकिंग, वो सारी चीजें भी डिसॉल्व करवाता है। साथ ही जो भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होता है उनको भी क्या देखता है, आरबीआई ही देखता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है करेंसी इशू करना, यानी इंडिया के अंदर जो भी करेंसी इशू होती हैं, जो भी नोट्स इशू होते हैं, वो सारा काम जो होता है वो आरबीआई का ही होता है। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं, जो हमारे जो भी पैसा वगैरह होता है, जो भी फाइनेंस होता है, उसको क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है। यानी जो भी मनी हमारी है वो हम डिपॉजिट करते हैं, वो कमर्शियल बैंक में ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या देता है, हमें फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या क्या, इसमें फंडामेंटल बैंकिंग की सर्विसेज आती हैं, जिसमें जो भी कस्टमर है, ठीक है ना, उस कस्टमर को एक कंज्यूमर के संबंधित जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो देता है, ठीक है ना। चाहे वो एक एंटरप्राइजेस हो, स्मॉल या मीडियम स्केल के, सबको जो है वो फाइनेंसिंग जो फैसिलिटी होती है वो कौन देता है, वो कमर्शियल बैंक देता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या देता है अपने कस्टमर को, इंक्लूडिंग लोन्स, ठीक है ना। अगर लोन्स वगैरह है जो वो प्रोवाइड हमारा कमर्शियल बैंक ही करता है। सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, यानी जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसका जो भी सर्टिफिकेशन होता है वो भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है, ठीक है ना। और जो भी हमारे सेविंग अकाउंट वगैरह खोले जाते हैं वो भी कौन करता है, वो भी कमर्शियल बैंक खोलता है, ठीक है ना। और बैंक ओवरड्राफ्ट से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो सब हमारा कमर्शियल बैंक ही कर देता है, ठीक है ना। साथ ही कमर्शियल बैंक कुछ लोन्स वगैरह प्रोडक्ट करवाने का काम भी करता है, ठीक है ना। जैसे चाहे वो कंपनी लोन हो, व्हीकल लोन हो, ठीक है, या होम लोन हो, और साथ ही पर्सनल लोन, स्कूल लोन्स, एजुकेशन लोन जो भी होते हैं वो सब हमें कमर्शियल बैंक ही देता है, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, इन लोन से कमर्शियल बैंक को क्या फायदा होता है, तो वो भी क्या करता है, जो लोन्स वगैरह उससे रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है ना। तो उसके यानी जो भी उसने लोन दिया है उस पर क्या करता है, एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है ना। और उस इंटरेस्ट चार्ज से क्या मिलता है उसको, उस इंटरेस्ट चार्ज से उसको मनी मिलती है, ठीक है ना, पैसा मिलता है। क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट रेट क्या करता है, उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाता है कमर्शियल बैंक का, ठीक है ना। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो होते हैं वो हमारे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरा जो होता है वो हमारा होता है अनशेड्यूल्ड बैंक होता है। अब शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, तो शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं वो सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक इंडियन एक्ट 1934 के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है इनको, ठीक है। तो इनको जो कैटेगराइज किया जाता है तो प्राइवेट, फॉरिजन और मल्टीनेशनल बैंक के रूप में इनको देखा जा सकता है, जिनकी ब्रांचेस एक या एक से अधिक देश में भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और कोऑपरेटिव बैंक भी अगर कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर दें तो उनको भी हम शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जिनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर तो देखा जाता है, लेकिन इनको सेकंड शेड्यूल्ड जो है, आरबीआई का जो एक्ट है 1934 उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस वजह से ये काम तो एज ए बैंक करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको एक तरह से शेड्यूल्ड नहीं कहा जाता, क्योंकि ये आरबीआई जो होता है इनको फैसिलिटीज, जो ट्रांजेक्शन की सुविधाएं तो रहती हैं यहाँ पर, लेकिन आरबीआई क्या करता है, इनको एक अथॉरिटी नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो होते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक की, जो तीसरा हमारा है। तो रीजनल रूरल बैंक वो बैंक होते हैं जो नॉर्मली
बैंकिंग सर्विसेज जो होती है रूरल और सेमी अर्बन एरिया, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है या कुछ शहरों में जो है ये अपने जो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी आरबीआई ने जो है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत इनको भी मान्यता दी हुई है, ठीक है ना। इनका मेन काम है जो है वो प्रमोट करना है रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास करना जो होता है इन बैंकों का मेन काम होता है। अगला आता है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, ये जो होते हैं मेजोरिटी जो होती है इस पे पूरा जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की कहा जाए तो होती है, ठीक है ना। तो लगभग गवर्नमेंट क्या करता है, ओनरशिप के तौर पे काम करता है। गवर्नमेंट के पास 15% जो कैपिटल होती है वो उसकी होती है बैंक की, और वो क्या करता है एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड तय करता है इस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है ना। और जितना भी काम होता है और जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है या जो भी बैंकिंग संबंधित काम होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी एक रिकॉग्नाइज है जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगला देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक होते हैं प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज, यानी एक प्राइवेट जो एजेंसी होती है या कंपनी होती है या ओनर होता है वो क्या करता है, इसको मैनेज करता है, ठीक है ना। और इसका मेन काम क्या होता है, प्रायोरिटी इज नॉट इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसका कोई इकोनॉमिक वेलफेयर करना काम नहीं होता है, इसका काम जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी होती है, यानी वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जो है इसके उदाहरण है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये ऑटोनोमस एसोसिएशन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। यानी इनमें इनका जो मेन मकसद होता है वो कुछ लोग जो होते हैं इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना, और इकोनॉमिक और सोशल कल्चर ऑब्जेक्टिव के तहत इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये जो कंट्रोल होता है वो जॉइंटली कंट्रोल होता है, यानी काफी लोगों का इस पे जो होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है ना। या कभी कभी इसको कह सकते हैं कि एक सहकारी बैंक की तरह काम करता है जिसपे लोग मिलकर काम करते हैं इस बैंक के लिए, ठीक है ना। और ये जो डिपेंड करता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम करता है, ठीक है ना। ये आपसी सहमति पर काम करता है कि जो लोग भी इस पे मिलकर काम करते हैं वो आपसी सहमति से इसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेन मकसद ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी इस बैंक का मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बस लोगों की जरूरतों को पूरा करना होता है, ठीक है ना। तो इसको जो रजिस्टर्ड किया गया है वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत किया गया है। और आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, और रूरल और अर्बन एरिया में नॉर्मली ये बैंक जो होते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक देखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरिजन बैंक। फॉरिजन जो बैंक होते हैं वो विदेशी बैंक हैं। तो ये जो होते हैं जो बने होते हैं या ये जो रजिस्टर्ड होते हैं इनका जो नेचर होता है वो फॉरेन होता है, यानी विदेशों में होता है, ठीक है ना। और इनका रूल और रेगुलेशन जो होता है वो नॉर्मली जो भी फॉलो करते हैं वो अपनी कंट्री, होम कंट्री का जो रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और साथ साथ इनको कुछ जो आरबीआई ने जो नियम क्रिएट किए हुए हैं उनको भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो होती है इसको ऑन नहीं करती है, वो अपने हिसाब से इसको चलाते हैं जो विदेशी बैंक होते हैं, बस उनको कुछ जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उनको देखना पड़ता है। तो इसमें तुम्हारा आपके एचएसबीसी बैंक हो गया, ठीक है ना, बार्कलीज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो ये जो बैंक है ये फॉरिजन बैंक के एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं डेवलपमेंट बैंक नेक्स्ट हमारा। तो डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, आजादी के बाद क्या हुआ था, तो भारत को जो डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे पिछड़े हुए सेक्टर थे तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे बैंकिंग सिस्टम क्रिएट किए गए जिससे हमारा इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है वो खत्म हो सके और हम डेवलप कर सके, तो इसलिए डेवलपमेंट बैंक की बात करी गई थी, ठीक है ना। तो ये चार टाइप से के बनाए गए थे, एक इंडस्ट्रियल थे, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और हाउसिंग, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए ये जो बैंकिंग सिस्टम था डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं नॉर्मली कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना, और उनपे काम करते हैं ताकि उनको आगे कैपिटल जनरेट करके और अच्छे से उनको मेंटेन किया जा सके, और जिससे आगे हमें उससे फायदा हो सके, ठीक है ना। जैसे इरिगेशन सिस्टम बना के अच्छी इरिगेशन सिस्टम बना दे, पानी वगैरह की व्यवस्था करवा दे, ठीक है ना। माइनिंग से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनके लिए काम करती है, ठीक है ना। अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उन सब चीजों के लिए काम करती हैं। तो नॉर्मली से बात है, ये जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो डेवलपमेंट के लिए, यानी इंडिया के अंदर जो भी डेवलपमेंट काम है, ठीक है ना, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है या हाउसिंग है, तो उनके लिए काम करते हैं जो हमारे डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको पता ही लग जाता है, नॉर्मली ये जो आयात और निर्यात का काम होता है ना, एक देश से सामान को दूसरी जगह लाना और ले जाना, और उनके लिए जो भी फाइनेंस वगैरह होता है उनको काम जो करते हैं ये फॉरेन ट्रेड के लिए जो काम करते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होते हैं, ठीक है ना। तो इनका काम क्या होता है, नॉर्मली फाइनेंस इनिशिएटिव होता है इनका कि भाई कि हम किस तरह से सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इनके लिए जो होता है ये बैंक काम करता है।
नेक्स्ट आता है हमारा हाउसिंग बैंक। तो हाउसिंग बैंक जो होता है ये एक ऐसा सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर के लिए काम करता है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करता है इसके अंदर, जैसे हाउसेस हो गया, मकान हो गए, प्लाट हो गए, हाउसेस रिपेयर हो गए, तो ये सारे काम के लिए जो है ये बैंक बनाए गए हैं। तो इनका स्टेब्लिश नॉर्मली हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। तो ये कमर्शियल बैंक के ही ब्रांचेस और एजेंसी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ बैंक कितने प्रकार के होते हैं। अब सब समझते हैं कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या होती है, यानी बैंक कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, क्योंकि बैंक जो है एक इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन में जो काम होता है वो एक तरह से देखा जाए तो उसका काम जो होता है वो डिपॉजिट करना होता है। ये भी फाइनेंस, जो भी पैसा वगैरह होता है, मनी वगैरह होती है, इसको क्या करता है वो डिपॉजिट करता है। ठीक है ना, और डिपॉजिट करने के बाद फिर क्या करता है, उनको इन्वेस्टर्स को ढूंढता है और इन्वेस्टमेंट करवाता है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से देखा जाए तो जो भी उनके पास डिपॉजिट हुआ है उसको आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट या किसी की जरूरत के हिसाब से पैसे को लोन के रूप में देता है, जिससे बैंक को फायदा ये होता है कि बैंक को इस पे इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है ना, और साथ में उन लोगों को फायदा हो जाता है जिनको कुछ काम करना होता है और जिनको पैसे की नीड्स होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज जो होते हैं वो बैंक प्रोवाइड करता है। सबसे पहले फैसिलिटीज लोन। ठीक है ना, यानी लोन प्रोवाइड करवाता है बैंक। ठीक है ना, तो जो भी डिपॉजिट वगैरह बैंक के पास आता है, ठीक है ना, उस डिपॉजिट को क्या करता है बैंक, एक तरह से लोन के रूप में काम करता है। वो क्या करेगा, जो भी नीडी पर्सन उनको क्या करेगा, वो लोन देगा। ठीक है ना, अब वो इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं या मल्टी पर्सन कंपनी भी हो सकती है जिनको अपना बिजनेस वगैरह बढ़ाना है, तो उनको भी लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो इससे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कमर्शियल बैंक को। ठीक है ना, और उससे उसको क्या फायदा होगा, वो एक सोर्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट करेगा। ठीक है ना, तो जो भी फाइंडिंग नीड्स वगैरह होती हैं अलग अलग सेक्शन को, तो वो लोन के द्वारा जो है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। आगे आता है हमारा ओवर ड्रिफ्टेड फैसिलिटी, यानी बैंक जो होता है एक ओवर ड्रिफ्टेड ड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। तो इसमें क्या होता है, जो करंट अकाउंट होता है, ठीक है ना, करंट अकाउंट क्या करता है, अलाउ करता है कि भाई कि अगर मान लो आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, अगर बैलेंस नहीं है तो और पैसे की नीड्स है, तो बैंक क्या करता है कि आपको वो पैसे प्रोवाइड करवाता है और साथ में आपका जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव कर देता है। ठीक है ना, कि भविष्य में जो आप उसमें पैसा डालेंगे तो वो बैलेंस बराबर हो जाता है। तो ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या होता है कि अगर कभी समस्या आ जाए कोई, तो जो पैसे की दिक्कत ना आए किसी को। आगे आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है ना, बैंकिंग क्या कर रहा है आजकल, स्पीड ऑफ पेमेंट वगैरह जो करवाने का काम है। ठीक है ना, जो भी बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनको जब क्या होता है कि भाई जल्दी पेमेंट वगैरह करनी होती है, बिल्स वगैरह जनरेट कर रखे होते हैं, उनको फाइनल करना होता है, तो ये सब जो काम होते हैं वो भी बैंक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, एक ऑपरेशन ऑब्लिगेशन कोई ना आए, इस वजह से क्या करता है वो जो भी होता है आउटसाइड सोर्सेज से जो भी फंडिंग वगैरह होती है उसके द्वारा क्या करवाता है वो बैंक जो क्या करवाता है वो बिल वगैरह क्लियर करवा देता है ताकि कोई समस्या ना आए। ठीक है, इनहेंसिंग चेक, बैंक जो होता है वो करंट और सेविंग अकाउंट दोनों होल्डर्स को क्या देता है, एक चेक प्रोवाइड करवाता है। तो चेक जो होता है एक फ्यूचर पेमेंट का अच्छा ऑप्शन होता है कि कैश ना देकर एक अपने हिसाब से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, यानी एक रिटर्न में एक एक वैल्यू के हिसाब से उसको किसी को वो चेक दे देता है जिसकी वैल्यू जो होती है एग्जैक्ट मनी के बराबर होती है। तो मल्टीसिटी चेक बुक्स जो है अपने अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है ताकि वो लेन देन को आसानी से कर सके एक बड़े कैश के रूप, बड़े फाइनेंस के रूप में। एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी जो भी पैसा एक्सचेंज के रूप में, यानी फॉरेन करेंसी जो भी होती है उसको भी क्या करता है, इसको कन्वर्ट कराने का काम भी जो होता है वो तो बैंकिंग सर्विस का काम होता है। यानी जो भी अगर बाहर किसी के पास करेंसी है तो उसको वो क्या करवा सकता है, कन्वर्ट करा सकता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट, यानी जो भी इंपॉर्टेंट बिल पेमेंट्स है आजकल बैंकिंग वो भी देता है। ठीक है ना, टैक्सेस वगैरह हो गए, टेलीकॉम बिल्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सारी फैसिलिटी भी आजकल जो है वो बैंक वो दे रहे हैं। कलेक्टिंग पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, तो क्रेडिट जो होता है एक क्रेडिट फैसिलिटीज बैंक देता है, यानी कि आपको जो भी बिल्स वगैरह है, जो भी चीजें प्रोवाइड करनी है तो आप एक क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। ठीक है ना, और कस्टमर को जो है उसके बिहाफ से जो होता है वो क्रेडिट कार्ड क्या करता है, जो भी बिल वगैरह उसको पेमेंट करता है। तो एक फैसिलिटी ये भी मिल जाती है कंज्यूमर को। कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी का भी काम करता है, यानी मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है बैंक। अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग वगैरह है या आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वेल्थ इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक आपको बताता है कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इससे आपको कितना फायदा मिल सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, ठीक है ना, बैंक इंश्योरेंस वगैरह हो गया, इवन टैक्स मैनेजमेंट। तो इन सब चीजों की फैसिलिटी और कंसल्टेंसी जो होता है वो बैंक भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं कि जो बैंक जो डिपॉजिट करवाता है पैसे, ठीक है ना, वो किस किस तरह से डिपॉजिट करवाता है, कौन कौन से ऐसे अकाउंट होते हैं जो डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कस्टमर के लिए जो होते हैं वो अलग अलग अकाउंट क्रिएट कराए जाते हैं बैंकों के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है कि इंडिविजुअल के लिए खोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक लिमिटेड इनकम अकाउंट के तहत आप क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या करना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है अपना एक जो नॉर्मल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आप सिक्योर कर सकते हैं अपने पैसे को फ्यूचर के लिए, ठीक है। और क्या देता है, ये क्वार्टरली इंटरेस्ट भी देता है आपको, ठीक है ना। तो यानी कि आप जो पैसा सेविंग में रख रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ एक इंटरेस्ट भी दिया जाता है। और वो इंटरेस्ट जो होता है, जो भी आरबीआई जो रेगुलेट करती है, जो भी बताती है, जो भी कि कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा हर फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके हिसाब से वो दिया जाता है, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ योर फंड्स, जब आपको जरूरत है तो आप उस सेविंग अकाउंट से अपने पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो एक पर्सन के लिए क्या होता है, काफी हेल्पफुल होता है कि वो अपने पैसे को सिक्योर एक अकाउंट में रख सकता है, और जब उसको जरूरत पड़ती है तो उसका क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक नॉर्मल से केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, उनको आपको पूरा करना होता है। आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वो एक इंडिविजुअल का आराम से खुल जाता है। एक फॉरेन अगर लोग हैं, बाहर के भी लोग यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। कुछ नॉर्मल सी कंडीशन को पूरा करना होता है, कुछ केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, उनको पूरा करके कोई भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है, सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट आता है हमारा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है वो लार्ज इनिशिएटिव के लिए होता है, जैसे कोई बिजनेस हाउसेस वगैरह हो गए, कंपनीज वगैरह हो गई, ठीक है ना, या कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो वो लोग जो होते हैं वो बिजनेस पर्पज से करंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो इसके मल्टीपल, इसमें एक फैसिलिटी मिलती है मल्टीपल विद्रो, यानी इसमें हम जितनी मर्जी बारी टाइम पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिटेशन होती है कि एक महीने में हम कितनी बार उसमें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे करंट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट में मल्टीपल विड्रॉल होता है, यानी एक साल में, एक महीने में आप कितने भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या देती है, फैसिलिटीज देती है, ठीक है। तो आप इसका एक अकाउंट, सेपरेट अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपको एक चेकबुक प्रोवाइड करवाता है बैंक, ठीक है ना। तो इसमें आप मल्टीपल लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप चाहें तो करवा सकते हैं लेन देन, ठीक है। और विद्रो डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है ना। बस इसमें एक समस्या होती है कि जो करंट अकाउंट होते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि पैसा बार बार निकाला और डाला जाता है, तो एक फ्लूडिटी रहती है इसके अंदर। इस वजह से जो बैंक होते हैं इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। और साथ ही करंट अकाउंट के होल्डर्स को और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे ईएफटी, ठीक है ना, वो वायर ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, ठीक है ना, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो जो करंट अकाउंट होल्डर उनको उनको बैंक कुछ स्पेशल जो है वो चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे उनका बिजनेस वगैरह में कोई समस्या ना आए। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि एक बिजनेस चलाने के लिए करंट अकाउंट की बहुत जरूरत होती है। आगे आता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो होता है इसको हम एक तरह से फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिसके पास पैसा है वो एक टर्म, एक टाइम के लिए क्या कर सकता है, अपने पैसे को डिपॉजिट करा सकता है। तो इससे फायदा ये होता है कि फिक्स डिपॉजिट पर एक फिक्स टाइम के लिए अगर पैसा जो आपका जमा होता है, तो उस पर आपको स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं उन अकाउंट में जो होता है इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन आप अगर टर्म डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने कुछ मंथ और कुछ साल के लिए अगर उसको फिक्स कर दिया है, तो आपको हायर देन सेविंग अकाउंट, यानी सेविंग अकाउंट से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्वेरिंग डिपॉजिट। तो ये जो होता है ये सुटेबल, ये जो अकाउंट है एक सुटेबल होता है उन लोगों के लिए जिनको अपने पैसे से पैसा कमाना है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करके। तो उनको लगता है कि अगर वो भाई अपना पैसा एक टाइम पीरियड पे और लगातार डिपॉजिट करते रहे, उन्हें एक भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो वो क्या करते हैं कि एक प्री डिसाइड अमाउंट जो होता है उसको मंथली क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते रहते हैं बैंक में। जिससे क्या होता है कि उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर एक ऐसा अच्छा पैसा मिल जाता है। या फिर वो लमसम भी करवा लेते हैं एक अमाउंट, यानी उन्होंने एक अमाउंट लिया और उसको लमसम करवा दिया कि भाई कि इतना अमाउंट मैं करवा दे रहा हूँ और भविष्य में मुझे इतना कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिससे मुझे कुछ सालों में ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो दो तरह से होता है ये, ठीक है ना, रिक्वायरिंग डिपॉजिट होता है। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई महीने महीने में जमा कर सकते हैं, या एक साथ आप लमसम जमा कर दें, तो आपको क्या होता है फ्यूचर में ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता है। अब देखते हैं कि जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के
कोई भी जो अकाउंट है वो खोला नहीं जाता। तो कस्टमर को क्या करना पड़ता है, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस कर कर वो क्या कर सकता है, अपना अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है ना। या लोन वगैरह भी अप्लाई करना है तो उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, उनको वो प्रोवाइड कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो सबसे पहले एक पैन कार्ड। आजकल जो है फाइनेंस, ठीक है ना, या फिर बैंकिंग के लिए पैन कार्ड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 10 डिजिट जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, इसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक नंबर होते हैं, ये जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है इसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को पता होता है कि भाई कि एक कंट्री के अंदर जो पैसा है, टैक्स पेयर जो है वो कितना पैसा कमा रहा है और कितना उसको कितना वो टैक्स वगैरह पे कर रहा है। तो इसके जो ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं इस पैन नंबर के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ट्रैक करती है, ठीक है ना। तो उसमें वो भी जो भी है जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो भी असाइनमेंट वगैरह होते हैं, टैक्स डिमांड या टैक्स एरियर होते हैं, उन सबको जो होती है मॉनिटर करती है हमारी गवर्नमेंट। पैन के द्वारा इन सब चीजों को क्या कर लिया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो पैन जो होता है आजकल बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक डॉक्यूमेंट है। इसके बाद एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो कोई भी एक आइडेंटिफाई ऑफ द कस्टमर जो भी जहां पर रहता है उसके लिए जो भी एक कार्ड वगैरह बना हुआ है उसका एक आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ के तौर पे, तो उसको बैंक क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड इशू बाय नरेगा ड्यूली साइन, ठीक है ना, ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट, आधार कार्ड, ठीक है ना, यूआईडीआई, यूटिलिटी बिल, तो इन सब को भी हम क्या कर सकते हैं, एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है केवाईसी नॉर्म, ठीक है ना, कि जो बैंकिंग में जब हम अपना बैंक में जब हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें क्या होता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि जो कस्टमर है वो स्वयं है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है केवाईसी रूल निकाला गया है कि अगर आप बैंकिंग से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ही कस्टमर हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक क्या करता है कि आपसे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेता है और आपको एक केवाईसी करवा देता है, और उससे ये पता लग जाता है कि कस्टमर जो है वो रेगुलर अपने बैंक से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। तो ये अपडेट्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम जो होता है बैंक जो होते हैं वो करवाते रहते हैं। तो केवाईसी नॉर्म्स जो है वो आजकल जरूरी है। वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, यानी जो बैंक होते हैं वो कई प्रकार के लोन प्रोवाइड करते हैं और इन लोन्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट के हिसाब से इनकी जो कैटेगरी भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन लोन। तो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, क्योंकि हायर एजुकेशन जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, फाइनेंस की जरूरत होती है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंस करवाते हैं किसी भी एजुकेशन कोर्सेज के अंदर, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो NBFC अट्रैक्ट करता है वो बताता है कि भाई कि किस तरह के इंटरेस्ट रेट पे कैसे आपको रीपेमेंट वगैरह करना है एक एजुकेशन लोन पर, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, उसको बोरो कर कर आप क्या उसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो करके आप लोन वगैरह गवर्नमेंट या बैंक से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सबमिट करना पड़ता है एक लोन एप्लीकेशन, ठीक है ना। और लोन एप्लीकेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं कि आपको किस लिए एजुकेशन, कौन से एजुकेशन के लिए लोन चाहिए। और अगर इंस्टीट्यूशन को लगता है कि भाई कि ठीक है आपका प्रोसेस जो लोन है वो ठीक है, वो प्रोसेस करवा देते हैं। तो प्रोसेस कराने के बाद अगर लगता है कि भाई कि आप उस लोन के काबिल हैं तो आपको क्या किया जाता है, वो लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना। तो इसमें जो ग्रेस पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है आफ्टर कंप्लीट ऑफ द कोर्स, ठीक है ना। तो यानी आप कोर्स को कंप्लीट करने के 6 महीने बाद इसको दोबारा से रीपेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और रीपेमेंट के लिए कम से कम 8 साल का भी जो होता है वो ऑप्शन दिया जाता है। तो एजुकेशन लोन जो होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से एजुकेशन अपना कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना, पैसे की वजह से उनकी एजुकेशन जो है वो ना रुके। फिर आता है हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंज्यूमर चीज यानी अपने यूज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लोन जो होता है लगभग 3 साल तक के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। 21 से 60 साल का कोई भी है वो इस लोन को ले सकता है, ठीक है ना। तो उसकी एक इनकम देखी जाती है, इनकम उसकी कम से कम 18,000 से 20,000 ENR होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको 5 लाख तक का लोन मिल जाता है और मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 36 महीने तक का दिया जाता है, 36 मंथ का जो पीरियड होता है, ठीक है ना, इस लोन का। तो अगर हम इसके टाइप्स देखें तो एक होता है इंस्टॉलमेंट लोन्स होता है, यानी कि आप जो भी अ, आप ले रहे हैं
लोन, उसको क्या किया जाता है कि इंस्टॉलमेंट के रूप पे दे दिया जाता है कि हर महीने आपको इतना जो है फिक्स्ड है एक वेरिएबल रेट पर आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने बैंक को देना पड़ेगा। तो एक इंस्टॉलमेंट के तहत दे दिया जाता है लोन। सिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है, तो एक सिक्योर लोन होता है, सिक्योरिटी सिक्योर जो लोन होता है वो सिक्योरिटी कंट्रोल होता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, बैंक को कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है जिससे आपको क्या होता है, लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है ना। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है ना। अनसिक्योर्ड लोन वो, अनसिक्योर्ड ड्यूरेबल लोन वो होता है जो क्या होता है कि जो बैंकिंग या फाइनेंस सर्विसेज होती है वो लोन आपको दे देते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। ठीक है ना। तो लेकिन बस ये क्या होता है कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि अनसिक्योर लोन है तो इसलिए इस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखा जाता है। ठीक है ना। सिक्योर्ड लोन में जो होता है वो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। और इंस्टॉलमेंट में तो क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी जाती है और मंथली आपको उतना देना पड़ता है जब तक आपने जो सामान खरीदा है उसके जो है पूरी एक वैल्यू पूरी ना हो जाए जब तक। अगला आता है हमारा व्हीकल लोन। ठीक है। तो व्हीकल लोन्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल व्हीकल्स पे दिए जाते हैं, वो पर्सनल लोन हो सकते हैं। ठीक है ना। और कमर्शियल व्हीकल पे भी दिए जा सकते हैं, इंडिविजुअल लोग भी व्हीकल लोन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इनके लिए क्या किया जाता है कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है ना। जो भी लोन वगैरह होता है, तो आप बाइक, स्कूटर्स, कार, इन सब चीजों के लिए भी लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लोन होते हैं इसमें किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। बैंक क्या करता है, एक फाइनेंसिंग कंपनी क्या करती है, कुछ नॉर्मल सी जो चीजें होती हैं उनको देखती है। ठीक है ना। कॉम्पिटिट रेट बताती है। ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो इसको। ठीक है ना। तो इस लोन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई कौन सा मॉडल है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। ठीक है ना। और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो सब चीजें आपको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है लोन को लेने से पहले। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जब आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको लोन जो है वो दिया जाता है। तो लोन का जो टाइम पीरियड हो सकता है वो नॉर्मली 60 मंथ तक का हो सकता है, 60 मंथ तक होता है। ठीक है ना। और ये दोनों पे दिया जा सकता है। ठीक है ना। न्यू कार और यूज्ड व्हीकल दोनों पर, न्यू और यूज्ड व्हीकल दोनों पर एजुकेशन जो व्हीकल लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फिर आता है हमारा होम लोन्स। ठीक है ना। यानी घर जो होता है एक बेसिक नीड के लिए बहुत जरूरत होता है, तो इसलिए घर के लिए भी जो होता है होम लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है ना। होम लोन की ये स्पेशलिटी होता है कि ये इजी अवेबिलिटी के साथ मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो एनबीएस ने कुछ नॉर्म बना रखे हैं जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, हाउसिंग लोन स्कीम के तहत आराम से लोन ले सकते हैं। ठीक है ना। बस आपको क्या करना पड़ता है, अपनी एक जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है उसको चेक करते हैं, और उसको एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद आपको लोन जो होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ नॉर्मल सी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको देखा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो बोरवर और ऑल्सो बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी एज मोर जो कैश, इससे ये होता है कि भाई कि ज्यादा से ज्यादा कैश जो होता है वो फ्लो होता है, और उससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, इंप्लॉयमेंट मिलता है। इसलिए हाउस जो लोन होता है वो आसानी से प्रोवाइड करवाया जाता है। मल्टीपर्पस हाउसिंग लोन जो होते हैं वो मल्टीपर्पज से दिए जाते हैं, क्योंकि हाउस लोन लेना कोई एक पर्पस नहीं होता है, अलग अलग तरह के पर्पस होते हैं। जैसे कि एक नया रेजिडेंशियल फ्लैट लेना है या बिल्डिंग लेनी है, तो इन सब के लिए जो लोन जो होता है वो दिया जाता है। तो इनके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। कोई रेसिडेंस के लिए लोन लेता है। ठीक है ना। कोई सिर्फ एक बिल्डिंग लेता है। ठीक है ना। कोई सिर्फ प्लॉट लेता है। ठीक है ना। कोई घर को मरम्मत करवाने के लिए लोन लेता है। तो अलग अलग तरह से जो होते हैं हाउसिंग लोन जो होते हैं अलग अलग पर्पज से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है ना। इसकी एक विशेषता होती है कि लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है ना। क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से ही आपको दिया जाता है, पहले सब कुछ चेक किया जाता है और उसके बाद ही क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस क्योंकि ये सिक्योर लोन है तो इसलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है। ठीक है। और बहुत सारे फाइनेंसिंग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना। इसको लेने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फास्ट लोन प्रोसेसिंग होता है। ठीक है ना। तो होम लोन जो होता है वो फास्ट लोन होता है। अगर आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है तो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्या कर दिया जाता है, आपको लोन दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना। क्विक रजिस्ट्रेशन होता है और वेरिफिकेशन होता है, और तुरंत आपको क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर आता है लॉन्ग टेन्योर होता है, एक लंबे समय के लिए दिया जाता है, क्योंकि घर जो होता है एक कीमती चीज होती है, समय लगता है इस चीज में, तो इसलिए क्या होता है, इसका जो टेन्योर होता है वो ज्यादा लंबा होता है। ठीक है ना। 30 ईयर्स तक होता है लगभग इसका टेन्योर जो होता है। तो एक अफोर्डेबल ईएमआई बनाई दी जाती है जो हर महीने आपको देनी पड़ती है। टैक्स बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख तक का। ठीक है ना। सेक्शन 86
और 2 लाख जो मिलता है इंटरेस्ट रीपेमेंट पर मिलता है सेक्शन 24 के तहत, 24 के तहत, 24B के तहत। टैक्स डिडक्शन होता है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी पर जो चार्ज होता है सेक्शन 80C के तहत। यानी बैंक जो होम लोन होता है उसमें बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। अब आता है लोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसके टर्म के हिसाब से, ठीक है। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है वो 1 साल के लिए होता है, ठीक है ना। और जो हमारा मीडियम टर्म लोन होता है वो 1 साल से 3 साल के बीच के लिए होता है, ठीक है ना। वहीं हम जब लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं तो ये जो होता है 3 साल से ऊपर का जो भी लोन होता है उसको लॉन्ग टर्म लोन में देखा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।